साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल गोल गुरु एकेडमी पर। हमारी सभी कक्षाएं वो निरंतर चल रही है। हमने संप्रेषण के डेस्क्रिप्टिव टॉपिक्स है वो पिछले 3-4 वीडियो में किए थे। उन डेस्क्रिप्टिव टॉपिक्स में से जो जो क्वेश्चंस व्याख्याता भर्ती परीक्षा, महिला प्रवेशक भर्ती परीक्षा और आगामी दिनों में जो आयोजित होने वाली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड व पीटीटी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ पर्सन्स पहले आरपीएससी या पीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ पर्सन है वो भावी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमने ऐसे पर्सन्स को शामिल किया है जो पर्सन्स वास्तव में संप्रेषण के महत्वपूर्ण पर्सन है और इन प्रश्नों के माध्यम से आप इस टॉपिक्स पर संपूर्ण उपलब्धि क्या हासिल की है, आपने विभिन्न माध्यमों से इस टॉपिक्स को पढ़ा होगा, ये आप जान सकते हो। तो हम बिना किसी देरी के हम पर्सन्स लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ये पर्सन्स है वो किन किन भर्तियों के लिए उपयोगी है। जैसा मैं पहले बातचीत कर चुका हूं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र जो सभी विषयों में, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के विषय हो, मैं कहूं इतिहास अर्थशास्त्र जितने भी ह्यूमैनिटीज के विषय हो, चाहे साइंस के विषय हो, चाहे कॉमर्स के विषय हो, उनमें सेकंड प्रश्न पत्र में ये टॉपिक्स लगा हुआ है संप्रेषण। और महिला प्रवेशक में इसके कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं जो आगामी दिनों में आयोजित होने वाली है। और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए जो आयोजित होने वाली पीटीटी व डीएलएड की एग्जाम्स है, इसमें इनके पर्सन 10 या 15 पर्सन देखने को मिलते हैं। जो शिक्षण अभिक्षमता का जो पेपर्स होता है इसमें ये पूछे जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी के इन क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण यानी कक्षा कक्ष में प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन सा संबंधित नहीं है। मैंने प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण के लिए 7C का एक मॉडल या प्रतिमान बताया था, आपको प्रतिमान बताया था। इसके आधार पर यह प्रश्न लिया गया है जिसमें यह पूछा भी गया है पुराने फर्स्ट ग्रेड की भर्ती परीक्षा में। तो यहां ध्यान देना, प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसके द्वारा अध्यापक है वो विद्यार्थियों तक अपनी बात है वो अच्छी ढंग से या प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उस बात को जानने के बाद में उचित प्रतिपुष्टि है वो शिक्षक तक प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा कौन सी बात है जिससे ये संप्रेषण प्रभावी होता है या जिसके माध्यम से एक शिक्षक है वो अपनी बात है वो अच्छी तरीके से या सही ढंग से जो छात्र या विद्यार्थी जो शिक्षार्थी है उन तक पहुंचा पाता है। तो उपयुक्त हाव भाव, तो कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो हमारे उपयुक्त हाव भाव होने चाहिए। दशा या परिक्षेप के अनुसार हमारे हाव भाव है वो निर्धारित होते हैं। विषय वस्तु की स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो बात हम बताना चाह रहे हैं, जो जिस सूचना का हम आदान प्रदान करना चाह रहे हैं उसमें क्लियरेंस जरूरी है। द्विमार्गीय प्रक्रिया यानी छात्रों की बराबर प्रतिपुष्टि आनी भी जरूरी है, लेकिन अलंकारिक भाषा यानी उसके पीछे क्या लगाना है, लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं करना है। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बन ठन करके आते हैं, बहुत लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातें ही है वो सारगर्भित या संदर्भ युक्त तो होती है। तो ऐसी बातों से हमें बचना है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग न करके उपयुक्त, स्पष्ट और द्विमार्गीय यानी प्रतिपुष्टि युक्त भाषा का प्रयोग है वो हमें करना है। तो अलंकारिक भाषा यानी बी ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो पहले प्रश्न का आपने समझा। अगला प्रश्न लेते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? यानी शाब्दिक यानी बोलकर के जो हम बातें बताते हैं कक्षा कक्ष में उसको बोलते हैं हम शाब्दिक। तो ध्यान देना, वाणी की सर्वयता, छात्रों की सतर्कता, उच्चारण की अनभिज्ञता और तात्कालिक पृष्ठपोषण। तो ध्यान देना, बाधा डालता है, बाधा डालता है इसका मतलब वाणी की सर्वयता यानी वाणी अच्छी तरीके से सुनाई दे रही है तो हमें बाधा नहीं डालेगा क्योंकि इससे संप्रेषण प्रभावी होगा। छात्रों की सतर्कता यानी छात्र क्या है
बिल्कुल ध्यान लगा करके सतर्क या अवेयर होकर के क्या कर रहे हैं, किसी बात को सुन रहे हैं, तो वो भी बाधा नहीं डालेगा। तात्कालिक पृष्ठपोषण यानी छात्र है वो तुरंत है वो अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएंगे, वो भी बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन उच्चारण में अनभिज्ञता यानी कई कई बार हमारी जो भाषा की शब्दावली या जो संकेत या जो प्रतीक होते हैं उनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण से हमारे संप्रेषण में अस्पष्टता आ जाती है और संप्रेषण उतना प्रभावी नहीं रह पाता। तो शाब्दिक संप्रेषण में जो प्रभाव, जो बाधा डालता है, जो बैरियर डालता है, वो उच्चारण में अनभिज्ञता डालता है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण में तुल्यकालिक माध्यम है, ध्यान देना तुल्यकालिक। मैंने दो तरीके के माध्यमों की बात की थी, अतुल्यकालिक और तुल्यकालिक। अतुल्यकालिक और दूसरा था तुल्यकालिक। यानी जिस संप्रेषण में प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त होती हो, यानी जो अगला सामने वाला है उसके विचार, उसकी भावनाएं तुरंत प्रतीत होती हो, उसको तो हम बोलते हैं तुल्यकालिक या सहकालिक। या जिसमें भावनाएं या विचार है वो तुरंत प्रकट नहीं होते हो, कुछ समय बाद पता लगते हो, उनको बोलते हैं हम अतुल्यकालिक या असहकालिक। क्या बोलते हैं? असहकालिक। तो तुल्यकालिक को हम सहकालिक भी कह सकते हैं। तो सहकालिक माध्यम कौन सा है? जब हम किसी से चैट करते हैं, व्हाट्सएप हो, चाहे मैसेंजर पर चैट हो, चाहे ट्विटर पर चैट हो, तो उससे हमें उसकी अगले की प्रतिपुष्टि है वो तुरंत प्राप्त होती है। तो चैट भी क्या है? तुल्यकालिक माध्यम है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उनमें भी प्रतिपुष्टि है वो तुरंत हो मिलती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जब बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जो अपनी बात है वो अगले तक है वो तुरंत हम कह सकते हैं, और अगले के प्रत्युत्तर भी हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी माध्यम है वो तुल्यकालिक माध्यम है संप्रेषण के। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। अनुदेशन संबंधी प्रक्रियाओं या ध्वनियों में निम्न में से कौन सी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है? यहां ध्यान देना, पहले आपको समझना होगा कि अनुदेशन संबंध, अनुदेशन क्या है? अनुदेशन यानी हम किसी भी संगठन में काम कर रहे हैं और हमारे निचले स्तर के अधिकारी या कर्मचारियों को हम क्या दे रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं, वही तो अनुदेशन है। यानी डायरेक्शन उपलब्ध कराना, यानी जो निर्देश है वो उनको हम उपलब्ध करवाते हैं, तो वो होती है अनुदेशन की प्रक्रिया। तो आपको पता होगा जब भी एग्जाम्स होते हैं या जब भी कक्षा में कुछ बातें नहीं होती है तो उनसे पहले अनुदेशन दिए जाते हैं। ठीक है, तो अनुदेशन के लिए कौन सी व्यूह रचना है वो काम में ली जाती है? तो अनुदेशन के लिए ध्यान देना, बहुमाध्यम संप्रेषण। ऐसा नहीं है कि अनुदेशन के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम हम वो काम में लेंगे। अनुदेशन का मतलब है अगले तक बातों या निर्देशों को पहुंचाना है। ठीक है, दृश्य सर्वे संप्रेषण का प्रयोग नहीं कर सकते हम। बहु इंद्रिय संप्रेषण का यानी विभिन्न प्रकार की इंद्रियों के माध्यम से हाव भाव के साथ में हम निर्देश नहीं दे सकते। लेकिन आपको पता होना चाहिए निर्देश एक लिखित क्या होते हैं? प्रारूप में होते हैं। जैसे मान लिया जाए हम क्या दे रहे हैं, छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अनुदेशन दे रहे हैं, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको क्या आना है, स्कूल ड्रेस में पहन करके आना है या एक जो विद्यालय की निश्चित वेशभूषा है उसके अंदर आना है, आपको परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व केंद्र पर पहुंचना है, आपको नीले बॉल पॉइंट या काले बॉल पॉइंट को लेकर के आना है। तो इन सभी चीजों में जो निर्देश होते हैं वो कौन सी भाषा में दिए जाते हैं? गद्य संप्रेषण होता है। यानी कोई कविता में नहीं गाते हैं, उन चीजों को हम किसी कविता में नहीं गाते हैं कि काला पेन लेकर आना, लाल नहीं है लाना, ऐसा बताते हैं क्या कोई निर्देश में? प्रिंसिपल ऐसे गाता है क्या? वो बताते हैं कि आपको कौन सा पेन लेकर के आना है, नीला व काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के आना है, लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है उत्तर पुस्तिका में कार्य के लिए, तो ऐसा बताएगा। तो पद्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं निर्देशों के लिए। हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? क्योंकि हिंदी भाषा में जो निर्देश या जो भी बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक तो पद्य विद्या होती है, एक दूसरी होती है गद्य विद्या। यदि निर्देशों को बताना है, यदि हमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके किसी बात को कहना है, तब हम पद्य संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होने वाला है अविरल गद्य संप्रेषण, यानी बिना रुके क्या बोलना है हमें?
गद्य संप्रेषण करना है, तब जाकर के हमारे निर्देश है वो अगले तक पहुंचेंगे। अगली बात को लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है आपके सामने, संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? ध्यान देना, संप्रेषण यानी यहां पर लागत नहीं है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आगत। तो ध्यान देना, हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, इनपुट होता है। सबसे पहले क्या होती है, इनपुट, और फिर क्या होता है, आउटपुट। इसको बोलते हैं आगत और इसको बोलते हैं निर्गत, यानी इसको बोलते हैं अदा और इसको बोलते हैं प्रदा। क्या बोलते हैं, प्रदा। तो ध्यान देना, ये जब कोई भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में आएगी और हम इसकी क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, या इसका क्या करेंगे, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करेंगे। आपको पता है, जब कच्चा माल जब फैक्ट्रियों से आता है, जो विभिन्न माध्यमों से आता है, तो फैक्ट्री में जाता है, तो उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है और पक्का माल निकलता है। वैसे ही हमारे में अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मस्तिष्क में क्या करती है, प्रवेश करती है। इन सूचनाओं पर हमारा मस्तिष्क है वह कारखाने की तरह काम करता है, और कारखाने की तरह काम करने के बाद में एक पका पकाया मैसेज मिलता है, जिसको हम आउटपुट या निर्गत बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में 3-4 प्रकार का कच्चा माल आया, जैसे एक नरेंद्र मोदी नाम का कच्चा माल आया, एक प्रधानमंत्री नाम का कच्चा माल आया, एक भारत नाम का कच्चा माल आया, और एक देश नाम का कच्चा माल आया। तो मैं इसकी जो प्रोसेसिंग करूंगा, प्रोसेसिंग करने के बाद में इसको सही तरीके से सेट करूंगा, और एक पक्का माल है, वो एक पक्की सूचना निकलेगी कि भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी है। तो ये जो पक्का हुआ माल है, इसको हम बोलते हैं निर्गत या प्रदा। तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, इनपुट होती है, यानी अदा की जाती है या आगत होती है। इसका हम प्रोसेसिंग या संसाधन करके क्या करते हैं, निर्गत के रूप में हम क्या करते हैं, एक पका बकाया या एक सूचना युक्त या एक संप्रेषण युक्त मैसेज है, वो हम प्राप्त करते हैं। तो कौन सी होगी, तो आगत, प्रदा और संसाधक किसमें है, तीसरे नंबर ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, यानी हम विचार विनिमय कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार या तथ्यों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने की और समझने की प्रक्रिया है। तो मैंने क्या कहा था, ध्यान देना, एक होता है संप्रेषणकर्ता और एक होता है संप्रेषण ग्राही। दोनों के बीच में क्या क्या चल रहा है, एक दूसरे के विचार किस तरीके से भांप लेना, यही क्या है, संप्रेषण है। ये किसने कहा था, एडगर डेल ने कहा था। किसने कहा था, एडगर डेल ने। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार आरपीएससी इस पर फोकस कर रही है, आपको रट लेना वाला, फर्स्ट ग्रेड वालों को रट लेना है इस परिभाषा को। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों और भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया, यानी एक संप्रेषणकर्ता और एक संप्रेषण ग्राही के बीच में कोई भी संप्रेषण चल रहा है, यानी विचारों का आदान प्रदान चल रहा है, तो उस समय दोनों एक दूसरे के मूड को भांप लेते हैं या एक दूसरे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं, तो वह होता है संप्रेषण। और जानना जरूरी भी है। यदि आपने कुछ कहा और अगले ने कुछ समझा ही नहीं, अगले ने अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो वो संप्रेषण नहीं होगा। तो किसने कहा है, एडगर डेल ने। और इसी विचार के आधार पर आगे जाकर के एडगर डेल ने कहा था कि एक अध्यापक को क्या होना चाहिए। मैं आगे की बात कर रहा हूं क्योंकि ये शिक्षक प्रतिमान में यही चीजें आने वाली है आपके, कि एडगर डेल ने कहा था कि एक अध्यापक को शिक्षार्थियों के मूड को पूरी तरीके से भांप लेना चाहिए। और इसी के आधार पर क्या दिए थे, अनुभव के शंकु दिए थे। किसने दिए थे, अनुभव के शंकु एडगर डेल ने दिए थे। और अनुभव के शंकु वर्तमान शिक्षण प्रतिमान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके आधार पर हम शिक्षण
जो प्रक्रिया है उसको हम प्रभावी बना सकते हैं, यानी जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको प्रभावी बना सकते हैं किन किन माध्यमों का प्रयोग करके, ये सब कुछ बताया अनुभव के शंकु में, प्रतिमान में। तो ध्यान देना, एडगर डेल को शिक्षक संप्रेषण का प्रणेता कहा है, यानी शैक्षिक संप्रेषण या शिक्षण संप्रेषण का प्रणेता किसे कहा गया है? एडगर डेल को। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं बिना किसी देरी के। 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है सूचना प्रदान करना। तो भाई है, अगले को हम कोई बात कह रहे हैं, अगले को कोई विचार या तथ्य है उसको हम प्रदान करें, तो सूचना प्रदान करना संप्रेषण का कार्य है। परस्पर विश्वास जागृत करना, एक दूसरे को क्या लाना, विचारों को समांतर करना, यह भी संप्रेषण का कार्य है। मैंने बिल्कुल वीडियो में इसको सही ढंग से बताया था, एक उदाहरण के माध्यम से भी बताया था, प्रेमी और प्रेमिका के माध्यम से। संदेश प्रदान करना, अगले को क्या करना, कोई न कोई बात कहना या कोई न कोई संदेश या सूचना मैसेज प्रदान करना, यह भी एक कार्य है। लेकिन परस्पर आमना सामना करना, विचारों में कभी भी क्या आना नहीं चाहिए, संप्रेषणकर्ता और ग्राही के बीच में विचारों में क्या आ गया, द्वंद आ गया, तो परस्पर आमना सामना हो जाएगा और संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा, उसका कोई भी रिजल्ट या कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। तो परस्पर आमना सामना करना है, वो संप्रेषण का कार्य नहीं है। तो डी ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। निम्न में से संप्रेषण का मुख्य भाग नहीं है, तो ध्यान देना, संदेश भेजना। संदेश किसके माध्यम से भेजते हैं? माध्यम के माध्यम से भेजते हैं या चैनल के माध्यम से भेजते हैं। विभिन्न प्रकार के चैनल्स की बात हमने की थी, ये तो होता है मुख्य भाग। संदेश बनाना, संदेश बनाना, संदेश बनाना यानी कूटबद्धीकरण, कूटबद्धीकरण यानी विभिन्न प्रकार के वातावरणीय कारकों को भाषा के रूप में ढालना, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। तो एनकोडिंग भी क्या है? संप्रेषण का भाग है। अब देखना कितनी भाषा, जो तकनीकी भाषा थी उसको साधारण भाषा में बना करके क्वेश्चन छपा है यूजीसी नेट में। और ये प्रश्न है जैसे कि जैसे मैं कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न है वो जो यूजीसी नेट के सामान्य प्रश्न पत्र के प्रथम प्रश्न पत्र के जो प्रश्न आए हुए वो हूबहू आरपीएससी या पीएससी है, वो आपके पेपर्स में उतारती है। और फिर आप क्या करते हो, चकरा जाते हो, फिर कहते हो कि नंबर कम आए। आप सब्जेक्ट में हीरो होते हो लेकिन बाकी में क्या होते हो, जीरे होते हो। इसी कारण से आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन है वो क्या हो जाता है, अटक जाता है। संदेश जांचना यानी अगली बात आई उसका हम विकूटबंदीकरण करेंगे, एनकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, यानी उसको पढ़ने लायक बनाना, तो इसको बोलते हैं विकूटबद्धीकरण। तो ये भी क्या है, संप्रेषण का भाग है। तो संदेश लिखना है वो क्या है, संप्रेषण का भाग नहीं है। ओके, सही जोड़े का चयन कीजिए, ध्यान देना, यहां पर डैश लगा लेना। शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, डैश डैश। शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक और लिखित संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण या तो हम बोल करके करते हैं या लिख करके करते हैं, या तो कोई बात है वो शब्दों में बोल करके कहते हैं या हम किसी बात को हम क्या करते हैं, लिखित रूप में कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक संप्रेषण चक्षु स्पर्श और मुख मुद्राएं। तो ये किसका शाब्दिक संप्रेषण नहीं होता है, चक्षु स्पर्श यानी आंख से और मुख मुद्राओं के माध्यम से, यानी जो मुख की विभिन्न मुद्राएं होती हैं उनके माध्यम से अशाब्दिक संप्रेषण होता है। तो ये क्या है, गलत है भाई। अशाब्दिक संप्रेषण स्पर्श संपर्क, तो स्पर्श संपर्क है वो अशाब्दिक संप्रेषण में नहीं आता है, स्पर्श संप्रेषण है वो भौतिक संप्रेषण में आता है। तो ध्यान देना, अशाब्दिक ये भी क्या है, गलत है। अशाब्दिक संप्रेषण लिखित और मौखिक नहीं हो सकता क्योंकि ये तो शाब्दिक संप्रेषण हो गया। तो उत्तर कौन सा होने वाला है, शाब्दिक संप्रेषण के दो रूप होते हैं, मौखिक व लिखित संप्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। तो कक्षा कक्ष में जब हम पढ़ाते हैं या कोई सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो ध्यान देना, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूपों में होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूपों में होता है। कुछ बातें हम क्या करते हैं, हाव भाव या मुख मुद्राओं के माध्यम से, या हम क्या करते हैं शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से कहते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या आ गया, कोई नाटक पढ़ाते समय हमने क्या कर लिया, मुंह को उस पात्र के भांति कर लिया, ठीक है, तो ये होता है अशाब्दिक।
और शाब्दिक यानी बोल करके तो हम बातें बताते हैं, अनुदेशन बताते हैं, पाठ की जो चीजें होती है महत्वपूर्ण होती है वो बोल करके या लिख करके हम समझाते हैं श्यामपट्ट के माध्यम से। लेकिन अंतःक्रियात्मक यानी इंटरेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल मुख मुद्राएं या हाव भाव कर रहे हैं और बच्चे क्या है, भय में व्याप्त बैठे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। यानी बच्चों की प्रतिपुष्टि भी हमें निरंतर प्राप्त होती रहनी चाहिए, चाहे वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो, चाहे वो सीधे शब्दों के माध्यम से हो। तो ये अंतःक्रियात्मक, तो शाब्दिक अंतःक्रियात्मक और अशाब्दिक अंतःक्रियात्मक दोनों होगा। तो ए व बी दोनों, यानी ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है, अशाब्दिक अंतःक्रियात्मक और शाब्दिक अंतःक्रियात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण का कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अभिप्रेरित करना, बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देना। जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों देते हैं बच्चों को। प्रशिक्षण यानी एक समयबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से किया गया शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण होता है। जब आप क्या लोगे, ट्रेनिंग लेते हो तो 2 साल के अंतर्गत ये काम करना है, तो वो होता है एक योजनाबद्ध, और एक क्या होता है, रैखिक रूप से। ध्यान देना, प्रशिक्षण और शिक्षण में अंतर क्या होता है। शिक्षण होता है सामान्य शिक्षा, प्रदान करना। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है, यदि हम सामान्य शिक्षा को क्या कर दें, योजनाबद्ध व रैखिक रूप से परिबद्ध कर दे। यानी आपको इतने घंटे क्या करनी है, फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, आपको इतने घंटे इस क्लास में, इस आपदा की क्लास लेनी है, इतने घंटे आपको क्या लेना है, आपको क्या करना है, जो आपस में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षार्थी हैं उनसे क्या करना है, बातचीत करनी है। इस महीने में आपको क्या कराना है, विभिन्न स्कूलों में जाकर के पढ़ाना है, जैसे बीएड में होता है या नहीं होता है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की योजनाबद्ध और रैखिक परिबद्ध क्या होती है, सीमाओं में बांध करके क्या कराया जाता है, शिक्षण कराया जाता है। हम उसको बोलते हैं प्रशिक्षण, उसका ही नाम होता है ट्रेनिंग। क्या होता है, ट्रेनिंग। उसके माध्यम से ही व्यक्ति क्या होता है, प्रशिक्षित होता है। और तो ये सभी काम है वो संप्रेषण के होते हैं। तो उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होने वाला है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर करके आना चाहिए, ध्यान देना। विवाद, तो कक्षा में विवाद की स्थिति बननी ही नहीं चाहिए। विवाद कब बनेगा, जब शिक्षार्थी और शिक्षक के विचारों में क्या है, तालमेल नहीं है, या एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी है, या एक दूसरे के विचारों में टकराव है। तब जाकर के क्या होगा, संवाद या संप्रेषण में विवाद उत्पन्न होगा। चाहे आप कक्ष में देख लीजिए, चाहे कहीं वातावरणीय परिदृश्य में देख लीजिए, कहीं पर भी संप्रेषण हो रहा है, विवाद तो उभर करके आना ही नहीं चाहिए। अब ध्यान देना, सूचना और तर्क वितरक। तो सूचना और तर्क वितरक से बड़ा है विचार। विचार में क्या आती है, सूचनाएं भी आती है और तर्क वितरक भी आते हैं। तो यहां पर कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर करके आना चाहिए, विचार उत्पन्न होना चाहिए। एक विचार उत्पन्न होना चाहिए जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें, आगे आने वाले भविष्य में या भावी जीवन में क्या कर सके, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कर सके, ताकि हमारे व्यवहार में वो विचार या वो क्या है, सिद्धांत है, वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो और हम क्या बन पाए, समाजोपयोगी एक क्या बन पाए, उत्पादक जीवन योग्यतावादक बने पाए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम नहीं है। तो कला यानी चित्रकला, मूर्तिकला आदि के माध्यम से करते हैं ना संप्रेषण। कुछ बातें ऐसी होती है, आप जब भारत माता की मूर्ति देखते हो, कहीं कहीं मिट्टी की मरण जो मूर्तियां होती है, मर्द मूर्तियां होती है, या इसको हम मरण मर्दिकाएं भी बोलते हैं, उनके माध्यम से लोग हैं वो बहुत सारी बातें कह देते हैं। एक बार देखा था मैंने, कहीं अखबार में आती है कि कुछ लोग क्या बनाते हैं, भारत माता का नक्शा बना करके ऐसी मूर्ति बनाते हैं जिसके माध्यम से हमारे देश प्रेम के प्रति बात है वो अपने आप क्या होती है, झलक उठती है। तो कला एक क्या है, संप्रेषण का माध्यम है। उस चित्रकार या उस मूर्तिकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस मूर्ति ने क्या बोल दिया, सब कुछ बोल दिया।
यानी जो कुछ कहना था उसने सब कुछ कह दिया। तो वो एक क्या होता है, संप्रेषण का माध्यम होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आंकड़े होते हैं, उनको हम देते हैं ना, तुलनात्मक विवरण देते हैं। संकेत, यानी संकेत, भाषा ही एक संकेत का रूप है, तो भाषा के माध्यम से हम करते हैं या नहीं करते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान। तो माध्यम है वो क्या होगा, संप्रेषण का माध्यम नहीं होगा। तो ये प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी में, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, इसको आप देख लेना। माध्यम है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। समस्त औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषणों में निम्नलिखित गुण निहित होता है। ध्यान देना, मैंने कहा था कि औपचारिक संप्रेषण जिसका क्या हो, जिसकी पहले से क्या हो, संरचना निश्चित हो, जो पहले से क्या हो कि किस समय कौन सी बात करनी है और किस समय कौन सी बात नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें हैं वो किस समय कहनी है और कौन कौन सी चीजें किस समय प्रस्तुत करनी है। ये एक मतलब टाइम फ्रेम निश्चित होता है, और इसकी रूपरेखा आउटलाइन है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है कि इस दायरे में रह करके इतनी इतनी बातें हैं वो हमें कहनी है। यानी जब एक न्यूज एंकर जब न्यूज पढ़ता है तो वो औपचारिक संप्रेषण करता है, उनको एक 15 मिनट का स्लॉट मिला होता है, उस स्लॉट के अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं, विभिन्न प्रकार के देश विदेश या राज्य से संबंधित समाचार है, उनको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो वो एक निश्चित टाइम फ्रेम में अपनी सूचनाएं वो निश्चित रूपरेखा आउटलाइन तय करके पढ़ता है। लेकिन एक जब हम स्टिंग ऑपरेशन करता है जब पत्रकार, तब वो कुछ की बातें कुछ कहने लग जाता है, 1.5 2 3 घंटे बिता देता है। स्टिंग ऑपरेशन होता है जिसके माध्यम से पत्रकार है वो एक खोजी पत्रकारिता करता है, उसमें से विभिन्न प्रकार के तथ्य निकालना चाहता है। तो स्टिंग ऑपरेशन में अनौपचारिक संप्रेषण होता है, जबकि औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, न्यूज स्लॉट में होता है। वो कौन सा संप्रेषण होता है, कल एक 12वीं का जो अनिवार्य हिंदी का पेपर प्रश्न पत्र आया था उसमें एक संप्रेषण का अच्छा प्रश्न आया था कि स्टिंग पत्रकारिता किस प्रकार की पत्रकारिता है। तो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें लोग क्या कर निकालना चाहते हैं, उन जगहों से या उन महत्वपूर्ण मुद्दों से क्या निकालना चाहते हैं, लोगों से बातें निकालना चाहते हैं या उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता है वो खोजी पत्रकारिता होती है। और मैं कहता हूं कि पर्सन्स है वो अनिवार्य हिंदी की जो कक्षा 12 की जो पुस्तक है सूचना संप्रेषण की, उसमें से ही आते हैं व्याख्याता में लगभग। तो ध्यान देना, औपचारिक और अनौपचारिक। और मैंने एक अनौपचारिक का बहुत अच्छा उदाहरण बताया था कि गांव में जब नरेगा में महिलाएं होती है तो गांव में महिलाएं क्या करती है, इर्द गिर्द की बातों को क्या कर देती है, 1 2 3 घंटे तक क्या कर लेती है, घसीटती रहती है। और गांव की कोई भी बात है वो नरेगा के माध्यम से क्या बन जाती है, एक ज्वाला की भांति गांव में फूट जाती है। यानी लच्छेदार बातें करना, एक दूसरे बात पर बात बनाए रखना, बात पर बात बनाए रखना, ये होता है अनौपचारिक संप्रेषण। कहना कुछ था और कह डाला कुछ, वो होता है अनौपचारिक। लेकिन यहां पर औपचारिक संप्रेषण में कहना और कहने का तरीका क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसको बोलते हैं, तो देखना औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण में निम्नलिखित गुण निहित रहता है। तो संरचनात्मक, तो संरचनात्मक होता है औपचारिक। कौन सा होता है, औपचारिक। संरचनात्मक होता है औपचारिक। असंरचनात्मक होता है अनौपचारिक। दो लुगाई आपस में बैठ जाए तो कांटा कति कति बातें कर जाए, बाकी कोई स्ट्रक्चर निहित कौन रहे, वे ननद की, सासू की, देवर की, देवरानी की, सबकी बातें कर जाए, बाकी कोई स्ट्रक्चर कौन नहीं। आई थी क्या लेने के लिए, छाछ लेने के लिए, बातें करने के लिए बैठ गई, उनका कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं रहा। एक आधे घंटे का काम था, उसके लिए पूरा दिन बिता दिया। और शाम को 4 बजे पता लगा कि जो गाय भैंस या जो मवेशी थे वो बिना पानी के ही बैठे हैं और मैंने देवर देवरानी की बातें करनी शुरू कर दी। तो विभेदीकरण और समानता, तो ध्यान देना समानता दोनों में नहीं होती है और ये होता है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या होता है, ध्यान देना, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषणों में विभेदीकरण क्या गुण कौन सा होता है। विभेदीकरण ये होता है कि औपचारिक और अनौपचारिक के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, विभिन्न तरीके की बातों का हम क्या कर सकते हैं, विभेदीकरण कर सकते हैं कि कौन सी बात है वो नकारात्मक है और कौन सी बात सकारात्मक है। अनौपचारिक संप्रेषण में अनेकों अनेक बातें नकारात्मक होती है और दुनिया का 85% जो संप्रेषण होता है वो अनौपचारिक होता है।
अनौपचारिक होता है। और औपचारिक संप्रेषण में बातें होती है वो सार्थक होती है और क्या होती है, बिल्कुल समयबद्ध, और क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चरल होती है, संरचनात्मक बातें होती है और बिल्कुल सटीक बातें होती है। तो ये विभेदीकरण है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। तो मैंने क्या कहा था, बिना बोले बातें कहना, तो मुख के हाव भाव से बातें करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, शारीरिक भाषा का प्रयोग करना। यानी कुछ बातें हैं वो हम मुख के माध्यम से कह सकते हैं। मान लिया जाए आजकल क्या होती है, जब मान लिया जाए घरवाली क्या करती है, मुख का हाव भाव कुछ अलग रहता है तो पता लग जाता है कि घरवाली आजकल क्या है, अपने पति से परेशान है या अपनी सास से परेशान है। तो मुख के हाव भाव से अशाब्दिक संप्रेषण हो सकता है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हाथ हिला करके अभिनंदन करते हैं, तो वो होता है सांकेतिक। शारीरिक भाषा, शारीरिक भाषा का मतलब शरीर के माध्यम से कोई बात कह डालना, वो होती है शारीरिक भाषा। और तो उपयुक्त सभी, तो ये सभी तरीके हैं वो अशाब्दिक संप्रेषण के होंगे। तो 15वें का उत्तर होगा डी ऑप्शन। ओके, आत्म संप्रेषण कहते हैं। ध्यान देना, आत्म संप्रेषण क्या होता है, यानी अपने आप से बातचीत करना, ये होता है आत्म संप्रेषण। एक होता है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण और एक होता है अंतः संप्रेषण, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। तो आत्म संप्रेषण होता है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण। अंतर व्यक्तिक संप्रेषण होता है जिसमें एक दूसरे दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, यानी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो ये होता है इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं आत्म संप्रेषण। तो ध्यान देना, अपने आप से बात करना, तो अपने आप से बात करना वाला होता है अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, यानी अपने आप से अंतर व्यक्तिक। यहां ध्यान देना, अंतर व्यक्तिक लिखा हुआ है, अंतर यहां 2 कोमा वाला ऑप्शन करना है। इंग्लिश में जाकर के आप वर्जन देखोगे तो यहां पर लिखा आएगा इंट्रा और यहां पर लिखा आएगा इंटर, नहीं यहां पर इंटर लिखा आएगा इंटर और यहां पर लिखा आएगा इंट्रा। तो इंट्रा वाला सही करना है, आत्म यानी अपने आप से बातचीत करना। तो अंतः व्यक्तिक संप्रेषण है वो आत्म संप्रेषण होगा, यानी अपने आप से बातचीत करना। अगली बात देखते हैं, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। ध्यान देना, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय और इंफोटेनमेंट। तो इंफोटेनमेंट यानी केवल सूचनाएं देना शिक्षक का काम नहीं है, मनोरंजन पैदा करना काम नहीं है, और ज्ञानोदय केवल ज्ञान देना भी क्या है, शिक्षक का काम नहीं है। यानी एजुटेनमेंट का अर्थ है कि मनोरंजन के साथ, मनोरंजन के साथ शिक्षाप्रद बातें बताना, बातें बताना। यानी कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो मनोरंजन के साथ में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कक्षा है वो क्या पड़ी है, शांत पड़ी है और एक दूसरे पर हम ज्ञान उड़ेले जा रहे हैं। यानी बिल्कुल कक्षा के अंदर एंटरटेनमेंट रहना चाहिए और एंटरटेनमेंट के साथ साथ में क्या मिलता रहना चाहिए, एजुकेशन मिलना रहना चाहिए। वह एंटरटेनमेंट जिसके साथ में एजुकेशन निहित होता है उसको बोलते हैं एजुटेनमेंट, इसको बोलते हैं एजुटेनमेंट, यानी शिक्षाप्रद मनोरंजन है वो कक्षा कक्ष संप्रेषण का प्रमुख सिद्धांत होता है। ठीक है, अगली प्रश्न को लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। ठीक सा अशाब्दिक, पोस्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, पत्र के माध्यम से हम शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से हम शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, यानी छूना या स्पर्श करना के माध्यम से हम क्या करते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं। तो उत्तर ए होने वाला है यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द, हाव भाव, चिन्ह, उपयुक्त सभी। तो बोले गए शब्द, भाषा एक क्या होती है, संकेत का रूप होती है, हाव भाव चिन्ह ये सभी है वो संकेत में शामिल होंगे। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य, सूचनाओं का संकलन और संग्रहण, सूचनाओं का प्रोसेसिंग, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का पुनरुत्पादन। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का कार्य सूचनाओं का संप्रेषण करना, आईसीटी। ये हमारे 3rd ग्रेड के सिलेबस में आईसीटी।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को त्वरित रूप से एक बहुत संख्यक लोगों तक क्या पहुंचाते हैं, अच्छे या सारगर्भित रूप से या प्रभावी ढंग से हम क्या पहुंचा पाते हैं, और कम समय में यानी त्वरित रूप से हमें वो तुल्यकालिक संप्रेषण क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं या हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं शिक्षा प्रौद्योगिकी में। संप्रेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्रोत, संदेश, माध्यम, बिल्कुल ऐसा। एनकोडिंग, डिकोडिंग और संकेत, बिल्कुल ऐसा। पृष्ठपोषण, संदेश ग्रहणकर्ता और संदर्भ, ठीक है। अब ध्यान देना, संदर्भ नहीं है इसमें, इसमें संदर्भ नहीं है। विचार, उद्देश्य और संकेत, तो विचार और उद्देश्य पूर्ण भी होना चाहिए, तो ए बी व सी। तो यहां पर संदर्भ नहीं है, क्या नहीं है, प्रतिपुष्टि तो है, संदेश ग्रहण करता भी है, लेकिन संदर्भ यहां पर नहीं है। इस कारण से ए बी व सी यहां पर सही उत्तर होने वाला है। बी ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है। एनकोडिंग और डिकोडिंग की मैं पहले बता चुका हूं वीडियो में, आप वहां जाकर के देख सकते हो। संप्रेषण का कार्य है, ये समस्त कार्य है वो संप्रेषण के कार्य हैं, अभिप्रेरणा, सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षा और प्रशिक्षण। डी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, ध्यान देना, कक्षा कक्ष का संप्रेषण है, क्योंकि मैंने कहा था कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कौन महत्वपूर्ण है, बालक महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, ने की अध्यापक महत्वपूर्ण है। तो बालक केंद्रित या छात्र केंद्रित होना चाहिए। संपूर्ण आवश्यकताओं, उसके स्तर, उसकी अवस्था, उसकी पृष्ठभूमि को जानकर के हमें कक्षा कक्ष संप्रेषण सुनिश्चित करना चाहिए। अगली बात कहते हैं आत्म संप्रेषण को कहते हैं, ये हो गया अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, इसकी बात हो चुकी है हमारे यहाँ पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यमों में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैंने पहले भी बात कर चुका हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, जिसके माध्यम से क्या करता है, एक संगठन का पदाधिकारी बहुत सारे जो निचले स्तर के कार्मिक होते हैं उनके माध्यम से क्या करता है, आपस में किसी ऐप के माध्यम से जुड़ करके क्या करते हैं, आपस में वीडियो पर वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क में रह करके वार्तालाप करते हैं या सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। तो ध्यान देना, दृश्य एक तरफा, केवल दिखता नहीं है, इसके साथ में सुनाई भी देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो दृश्य एक तरफा नहीं होगा, दृश्य सर्वे होता तब तो ठीक था, तो ये गलत हो गया। दृश्य सर्वे एक तरफा, लेकिन एक तरफा नहीं होगा, क्योंकि जो बात संगठन का पदाधिकारी बोल रहा है उस बात को पुनः उस पर क्या कर सकता है, प्रत्युत्तर है या क्या कर सकता है, अनुत्तरित पर्सन है वो वापिस क्या कर सकता है, अगला सामने वाला भी कर सकता है, तो एक तरफा नहीं होगा। दृश्य सर्वे तो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस, दिखता भी और सुनाई भी देता है। दृश्य सर्वे दो तरफा, यहां पर दृश्य और सर्वे भी है और दो तरफा भी है, तो सी ऑप्शन है वो यहां पर सही उत्तर होने वाला है, केवल दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न देखते हैं बिना किसी देरी के, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण की श्रृंखला और संप्रेषण का नियोजन। तो ये तो है सारे के सारे संप्रेषण की नियोजन, यानी हमें पहले करने से पहले हमें माध्यम या चैनल का ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, और इससे पहले हमें क्या बनानी चाहिए, प्लानिंग बनानी चाहिए। लेकिन संप्रेषण की श्रृंखला है वो संप्रेषण का तत्व नहीं होगा, तो यहां पर सी ऑप्शन है वो सही उत्तर होने वाला है। संप्रेषण क्या नहीं है, दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण। संप्रेषण एक प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने तो किसी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझ जा सके इस रूप में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। तो ध्यान देना, दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सके यानी प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए, ये सही है। संप्रेषण एक प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण यानी ये भी सही है। जिसमें भावनाओं का संप्रेषण है तो किसी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता है, तो संप्रेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है माध्यम या चैनल, जिसके माध्यम से हम क्या पहुंचाते हैं, सूचनाएं पहुंचाते हैं एक दूसरे के। तो ये सी ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत होने वाला है।
अगला प्रश्न देखते हैं, बिना किसी देरी के प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? प्रभावशाली संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? ध्यान देना, प्रभावशाली शिक्षण हेतु यानी अच्छी तरीके से जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो अच्छी तरीके से टीचिंग हो सके, इसके लिए प्रभावशाली संप्रेषण जरूरी है। विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, यानी विद्यार्थियों को जो हमने विषय सामग्री जो सब्जेक्टिव मैटर दिया है वो स्पष्ट रूप से ग्रहण किया जा सके, इसके लिए भी प्रभावशाली संप्रेषण जरूरी है। एक दूसरे को समझ सके, यानी एक दूसरे के मूड को भाव सके, ये भी, इसके लिए भी प्रभावशाली संप्रेषण जरूरी है। तो उपयुक्त सभी है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए जरूरी है, अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जरूरी है, व्यक्तिगत और समूह शिक्षण के लिए भी जरूरी है, स्वयं की संतुष्टि के लिए भी जरूरी है। यानी आपने बिना मूड के सब कुछ पढ़ाया है और बिना किसी नियोजन के आपने, बिना किसी तैयारी के आपने सब कुछ पढ़ाया है, तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और बार बार ये शिकायतें विभिन्न प्रकार के अध्यापक है वो अपने आप के मन से करते रहते हैं, अंतर मन से। तो प्रभावी शिक्षण है प्रक्रिया के लिए संप्रेषण जरूरी है, यानी कहने का तरीका, बात का कहने का तरीका है वो अच्छा होगा, तभी शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, वो चारों चीजें हैं वो प्रभावी या श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल के लिए, शिक्षक के लिए जरूरी होती है। तो उपयुक्त सभी है वो यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये थे सारे के सारे 29 प्रश्न जो संप्रेषण टॉपिक से थे। इसके बाद में हम टोटल प्रश्न है वो 50 या 60 प्रश्न हम करने वाले हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न छप जाए तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द प्रश्न छपेगा, ये तो मेरी 100% गारंटी है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। और मैं आपको बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जेल प्रेरी और वाहन चालक की सारी कक्षाएं वो हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार के विषय विशेषज्ञों के द्वारा, जिसमें से सारे के सारे चयनित विशेष विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निःशुल्क कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप निश्चित रूप से इनका फायदा उठाइए। हम आगामी दिनों में जो नौसिखिए शिक्षार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नौसिखिए बोलते हैं हम, जो डीएलएड और प्रतियोगी जो पीटीटी एग्जाम्स में बैठने वाले विद्यार्थी होते हैं, हम उनको हमारी भाषा में नौसिखिए प्रतियोगी बोलते हैं। तो उन नौसिखिए प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए भी विशेष कक्षाएं लाने वाले हैं। तो संपूर्ण बीएड और एसटीसी का कोर्स है वो आपको 1.5 महीने की छुट्टियों के अंदर परीक्षा से पहले पहले कराया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो सीनियर पास करने वाले हैं, अभी जो स्टूडेंट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें और उन तक जानकारी ये उपलब्ध कराए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नौसिखियों का कनोबा बढ़ सके और नौसिखिए बच्चे हैं वो एक अच्छे शिक्षकों या प्रभावशाली शिक्षकों से जुड़ करके अपने मार्ग की राह या प्रतियोगी जीवन की राह वो आसान कर सके। धन्यवाद, सुप्रभात।